नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की डेट है 18 अप्रैल और हम शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एक एक न्यूज़पेपर की फ्रंट हम देखेंगे क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो पहले फेज के चुनाव होने हैं वो होने हैं 19 अप्रैल को। तो आदर्श आचार संहिता जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो ये कहती है कि वोटिंग से 36 घंटे पहले, वोटिंग से कम 36 घंटे पहले तक आप अपने चुनाव प्रचार को रोक दें। तो 36 घंटे का मतलब हो गया कि जो अगर 19 अप्रैल को चुनाव है तो 17 अप्रैल की शाम को 7 बजे बाद में आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बंद रहती है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ से अगर हम देखें तो चुनाव से 36 घंटे पहले, यानी कि अब आप अगर बात करें 17 अप्रैल को शाम तक, जो रैलियां थी, जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल था, जो रोड शो थे, वो सारे के सारे कर सकते हैं। लेकिन अब यानी कि आज 18 अप्रैल को अब न तो लाउड स्पीकर का यूज़ हो सकता है, न कोई रैली निकाली जा सकती है, न कोई सभा आयोजित की जा सकती है, न कोई रोड शो किया जा सकता है। अब केवल जो पर्सन है या जो कार्यकर्ता है वो घर से डोर टू डोर जाकर और कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो ये होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और ये अब लागू इसकी जो प्रावधान है वो अब चुनाव से 36 घंटे पहले वाले प्रावधान लागू हो चुके हैं। तो आज चुनाव प्रचार इन एरियाज़ में जहाँ पर कल 19 अप्रैल को चुनाव है वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके बाद में देखिए, जो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर एक केस की हियरिंग चल रही है और वो केस है उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण हो रहा था उसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून पास किया था। और सरकार से ये भी पूछा गया है कोर्ट के द्वारा कि यूपी के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंटरफेथ लिव इन कपल हैं, यानी ऐसे कपल या ऐसे जोड़े जो लिव इन में रह रहे हैं और इंटरफेथ है यानी अलग अलग धर्मों के हैं, तो अलग अलग धर्मों के जो लिव इन में रह रहे जोड़े हैं उनको क्या पुलिस की प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाई जा सकती है अथवा नहीं। उसके बाद में देखिए, कूच बिहार जो एक जिला है पश्चिम बंगाल राज्य का, तो वहाँ पर 2 दिन, आने वाले 2 दिन यानी 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को वहाँ के गवर्नर का वहाँ दौरा था। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये कहा कि देखिए 19 अप्रैल को कूच बिहार में चुनाव होना है और इसलिए वहाँ पर 18 और 19 तारीख को गवर्नर का जो दौरा है ना, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए गवर्नर के द्वारा। और फाइनली ये दौरा है ना वो कैंसिल हो गया है अब, और ये एक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका हवाला देकर इसे कहा है। ये इलेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज़ है। इसके बाद में देखिए, ये भी इलेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज़ है और इसके बाद में ये भी जो है ना इलेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज़ ही है, तो इनको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता होगा कि जो एलन मस्क हैं, जो टेस्ला कार बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार, वो भारत आ रहे हैं अगले वीक में और बहुत उम्मीदें हैं कि वो यहाँ पर टेस्ला का प्लांट जो लगाया जाना है ना उसकी घोषणा कर दें। देखिए, पहले भी कई बार जो एलन मस्क है उनकी कंपनी टेस्ला ने प्रयास किया है भारत में प्लांट लगाने का, लेकिन उनकी तरफ से लगातार सरकार से मांग की जा रही थी कि आपकी जो पॉलिसीज है ना यहाँ पर उनको आप थोड़ा ईजी करो। इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हुई या आयात करने की पॉलिसी हुई, इनको आप थोड़ा ईजी करो। तो सरकार ने अब इनकी फाइनली बात मानी है और जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जो महंगी गाड़ियाँ होती थी उन पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कुछ कम की है और जो बहुत सारी इनकी डिमांड थी एलन मस्क की वो इकोनॉमिकली सरकार ने मानी है। तो अब फाइनली टेस्ला तैयार है भारत में आने के लिए और भारत में गाड़ियां बनाने के लिए। तो अब अगले वीक में आ सकते हैं और यहां पर टेस्ला प्लांट की घोषणा भारत के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो एलन मस्क है इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, एक इनकी कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स और उस स्पेस एक्स कंपनी का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बहुप्रत्याशित प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टार लिंक। ठीक है, स्टार लिंक। अब स्टार लिंक क्या क्या प्रोजेक्ट है? स्टार लिंक प्रोजेक्ट ये कहता है कि हम जो लो अर्थ ऑर्बिट है, पृथ्वी के जो बिल्कुल पास की कक्षा है ना, वहां पर हम सैटेलाइट छोड़ेंगे। बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट हैं वहां पर। वो सैटेलाइट हम छोड़ेंगे और उन सैटेलाइट से क्या होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति बैठा हो उसे वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं
मिलेंगी। जैसे अभी हम मान लो कोई ऐसे दूर गाँव में चले जाते हैं ना, जहाँ पर सड़कें नहीं होती या कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ पर क्या है, मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं आता और वहाँ इंटरनेट भी नहीं चलता। लेकिन स्पेस एक्स कंपनी ये कह रही है कि हमारा जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट छोड़ेंगे ना अंतरिक्ष में, उस सारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी क्रम में क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो अपनी जो स्पेस सेक्टर है उसके अंदर एफडीआई की घोषणा तो कर ही दी थी कि वहां पर 100% एफडीआई स्पेस सेक्टर के अंदर आ सकती है। अब उससे जुड़े हुए जो नियम है वो भी सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि जो एलन मस्क है वो यहाँ आ रहे हैं, तो उनके जो मांग थी, उनकी ये भी मांग थी कि जो आपके स्पेस सेक्टर है ना उसको थोड़ा लिबरलाइज करो, उसको थोड़ा निजी सेक्टर के लिए भी आप खोलो। तो उसमें 100% एफडीआई अनुमति सरकार ने दे दी है। और अब ये उम्मीद है कि स्पेस एक्स की कंपनी का जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है कि वहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम सैटेलाइट छोड़ेंगे और पूरी दुनिया में हर कोने में इंटरनेट हम उपलब्ध करवाएंगे, उस प्रोजेक्ट की भी घोषणा या उसके कुछ भाग की घोषणा भी भारत से होने की संभावनाएं हैं एलन मस्क के द्वारा। तो ये न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस में है। इसके बाद में देखिए वो न्यूज़ यहाँ पर भी है कि बंगाल के जो गवर्नर है वो कूच बिहार जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन है। इसके बाद में मणिपुर से जुड़ी हुई ये एक न्यूज़ है जो पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसके बाद में देखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलता है केंद्र सरकार की ओर से कि जो भी बंजर भूमियां हैं, मान लीजिए किसी भी राज्य के अंदर बंजर भूमि है तो उसके ऊपर एनजीओ के द्वारा या जो और संगठन है वो अगर वहां पर वन लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उन्हें अलग से ही फैसिलिटीज दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो इसको लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव कुछ किया है, वो बदलाव भी हम देखेंगे जब इसको आर्टिकल को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ये भी चुनाव से जुड़ी हुई न्यूज़ है कि कैंपेनिंग अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के अनुसार वोटिंग से 36 घंटे पहले तक आपको अपनी पूरी जो कैंपेनिंग है वो खत्म कर लेनी है। उसके बाद में आप लाउड स्पीकर का, रैली या रोड शो इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम लगातार 2-3 दिन से डिस्कस भी कर रहे हैं और हमने वो पूरी न्यूज़ एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले आपको पता है कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 के अंदर हमास जो संगठन था फ़लस्तीन में, ईरान का समर्थन इसे होता है, तो हमास जो संगठन था उसने आक्रमण किस पर किया, इजराइल पर। ठीक है, हमास ने या फ़लस्तीन के अंदर जो हमास संगठन एक्टिव है जिसे ईरान का समर्थन है, उसने आक्रमण कर दिया इजराइल के ऊपर। इसके बाद में क्या हुआ, इजराइल लगातार ये कह रहा था भाई ये हमला ईरान के द्वारा प्रायोजित है, यानी स्पॉन्सर्ड है, ईरान इस हमले में शामिल है। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसी महीने की 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ, इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने हमला किया और इजराइल ने हमला कहाँ किया, सीरिया पर हमला किया। और सीरिया में जो दूतावास था ना ईरान का दूतावास था, उसके ऊपर हमला कर दिया इजराइल ने सीरिया में हमला किया। और हमला किस पे किया, ईरान के दूतावास पर, और उसमें जो ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर थे वो वहीं पर ही मर गए। फिर इसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के ऊपर हाल ही में बहुत बड़ा एक आक्रमण किया, जिसमें उन्होंने 300 मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हमला कब हुआ, 12 अप्रैल 2024 को। तो 12 अप्रैल 2024 को ईरान ने अपने सीरिया दूतावास वाले हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो यहां तक की तो ये घटनाएं हो गई। लेकिन अब देखिए पूरे जो विश्व के लीडर थे, चाहे यूएस है, यूके है, या पूरी यूरोपियन यूनियन है, G7 है, भारत है, इन सब ने यही कहा था कि जैसे मान लीजिए ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। डायरेक्ट हमला बहुत पहली बार, रेयर ही देखने को मिलता है दो देशों के बीच में, तो ये हमला किया गया, बहुत बड़ा कंसर्न था। लेकिन सभी देशों ने और संगठनों ने यही कहा था कि अब शांति बढ़ती जाए और जो डिप्लोमेटिक चैनल है उनका इस्तेमाल करते हुए इस इशू को अब आप यहीं पर ही समाप्त कर दो, बातचीत के माध्यम से ही आप इसे सुलझा दो। लेकिन इजराइल ने यूके ये कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम ये कह रहा है कि इजराइल ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो रिटेलिएट करेगा ईरान के अगेंस्ट में, यानी इजराइल भी अब वापस से हमला करेगा, बदला लेगा ईरान से। तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जहां सारे लीडर या सारे कंट्रीज है ना बातचीत के माध्यम से इस मैटर को सुलझाना चाह रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो यूके है उसका यह कहना है कि इजराइल ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो ईरान के अगेंस्ट में रिटेलिएट करेगा। और कल के न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा था कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे इजराइल के, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, ईरान के ऊपर हम अटैक बहुत जल्दी करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो ईरान है वो कह रहा है कि हम हमले को
हमले को फेस करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार है। तो देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थिति है। भारत जो है ना इस पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है। भारत एक रूल बेस्ड इकोनॉमी इस पूरे रीजन के अंदर चाहता है। भारत का यही कहना है कि इस रीजन में शांति बनी रहे, क्योंकि यहाँ से हम तेल बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारा हमारा एक्सपोर्ट इसी एरिया के अंदर जाता है। तो दोनों ही देशों के साथ में, चाहे इजराइल हो ईरान हो, दोनों ही देशों के साथ में भारत के बहुत अच्छे संबंध है। अगर इन दोनों देशों के बीच में इनस्टेबिलिटी आती है, वॉर अगर इनके बीच में स्टार्ट होती है, तो भारत को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए दुबई के अंदर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और वहां जितनी पूरे साल के अंदर बारिश होती है ना, उतनी बारिश एक दिन के अंदर ही हो गई। आप लोकेशन देख सकते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ये कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है दुबई। इस दुबई के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो भी बंद करना पड़ गया और पूरी सिटी के अंदर पानी भर गया। देखिए आप सभी को पता है कि हम जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या और भी जो गैस है। तो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण जो CO2 है वो लगातार उसका जो परसेंटेज है वो वायुमंडल के अंदर बढ़ता जा रहा है। और CO2 क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो रोशनी है या सूर्य से आने वाली जो गर्मी है उसको स्टोर करके रखती है, उसे वापस वायुमंडल में नहीं जाने देती। और इस कारण क्या हो रहा है कि हमारे पृथ्वी का जो औसत तापमान है ना वो लगातार बढ़ रहा है। औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और उस वजह से हमारे जहाँ जो मौसमी दशाएं थी, जो हमारा क्लाइमेट है उसमें बदलाव हो रहा है और उसे हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान है। जैव विविधता के ऊपर नुकसान है, मनुष्य के ऊपर नुकसान है, जानवरों के ऊपर नुकसान है, सभी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन देखिए इसका एक नुकसान क्या है, इसका एक नुकसान ये है कि जो आपदाएं आती हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है। जो आपदाएं आ रही है उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और दूसरा जो रेन पैटर्न है वो भी लगातार डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे ये माना जा रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज लगातार बढ़ता रहेगा ना, तो जो रेगिस्तान के एरियाज है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी और जो जहाँ अभी सदाबहार वन पाए जाते हैं या बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, वहाँ बारिश कम हो जाएगी। तो ये इसी घटना से जोड़ के दुबई की रेन को देखा जा रहा है कि वहाँ पर डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट एरिया के अंदर एक साथ इतनी तेज बारिश होना निश्चित तौर पर ये क्लाइमेट चेंज को ही दर्शाता है और क्लाइमेट चेंज के कारण फ्यूचर में और भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं है। अब देखिए एक कंसेप्ट हम देख लेते हैं, ऑपरेशन आयरन शील्ड क्या है। ऑपरेशन आयरन शील्ड इसे हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी है और हमसे पूछा भी जा सकता है। ऑपरेशन आयरन शील्ड देखिए ईरान ने रिसेंटली इजराइल के ऊपर हमला किया और लगभग 300 मिसाइल और ड्रोनों का इस्तेमाल उनके द्वारा हमले के लिए किया गया। ठीक है, और आप ये देखो कि लगभग 99% ड्रोन और मिसाइल वो इंटरसेप्ट कर लिए गए, यानी हवा में ही इजराइल ने उनको समाप्त कर दिया। और इस मिशन के अंदर जो यूके है उनके जो फाइटर जेट थे उन्होंने भी इजराइल का साथ दिया और यूएस के जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसने भी इजराइल का साथ दिया। तो इस तरह से जो 300 मिसाइल ईरान की ओर से आए गए थे उन्हें सक्सेसफुली हवा में ही उनको समाप्त कर दिया गया। और इस पूरे ऑपरेशन को इजराइल ने क्या नाम दिया, ऑपरेशन आयरन शील्ड। ऑपरेशन आयरन शील्ड। तो ईरान के द्वारा ड्रोन्स और मिसाइल जो आए थे इजराइल के ऊपर उन्हें रोका गया और इजराइल ने इस मिशन को आधिकारिक तौर पर आयरन शील्ड का नाम दिया। ठीक है, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास में, वो विश्व का एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस उनके पास सिस्टम है। उस पूरे के पूरे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, देखिए एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणालियां हैं। ये पूरे की पूरी प्रोटेक्शन प्रणालियां हैं जो इजराइल के पास में है और अपने आसपास है, जैसे आप उसके आसपास देखोगे फिलिस्तीन है, गाजा पट्टी है, लेबनन है या यमन है, वहां से लगातार उस पर हमले होते रहते हैं मिसाइलों के थ्रू। तो धीरे धीरे इजराइल ने वहां पर मिसाइलों की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अच्छी डेवलप कर ली है और एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसी वहां पर प्रणालियां उपलब्ध है। अब देखो एरो 2 और एरो 3 है ना, वो तो लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और जो डेविड स्लिंग है वो मध्यम दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना है हमारे को। एरो 2 और एरो 3 ये तो है लंबी दूरी, यानी कोई ईरान से आ रही है, ईरान लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, ईरान लगभग 1000 किलोमीटर दूर है और जो गाजा पट्टी है ना वो कुछ ही 100 किलोमीटर दूर है। तो जो इजराइल है ना उसको जरूरत है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बहुत दूर से मिसाइल आ रही है उसे भी हम प्रोटेक्ट कर लें, अगर हमारे पास से हमारे पर कोई मिसाइल आ रही है तो हम उसे भी प्रोटेक्ट कर लें। तो इस तरह से उन्होंने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है कि मिसाइल चाहे दूर से आए
चाहे मीडियम रेंज से आए चाहे बहुत छोटी दूरी से आए, वो सभी को प्रोटेक्ट करती है। अब इसमें देखो एरो 2 और एरो 3, ये जो दो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ये दोनों ये तो करते हैं जो बहुत लंबी दूरी से मिसाइलें आई, जैसे ईरान से मिसाइल आई ना, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एरो 2 और एरो 3 ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहे। इन दोनों प्रणालियों ने अच्छे से काम किया। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो मध्यम दूरी से आती है उनके लिए जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो है डेविड स्लिंग। ठीक है, और जो छोटी दूरी से आती है, छोटी दूरी से आती है वो है आयरन डोम। तो आयरन डोम भी सुरक्षा प्रणाली है जो छोटी दूरी से जो मिसाइलें आती हैं उनको हवा में ही मार के खत्म कर देती है। और ये दुनिया की पहली मिसाइल रक्षा प्रणाली थी। देखिए जनरली क्या होता है, जो दुनिया के देश है ना, वो दूर से आने वाली मिसाइलों के लिए तो प्रोटेक्शन रखते हैं सब लोग, लेकिन बहुत कम दूरी से या बहुत पास से आने वाली जो मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं वो दुनिया में कुछ एक ही है, और उनमें से आयरन डोम सबसे शानदार या सबसे पहली मिसाइल रक्षा प्रणाली भी यही थी। अब तो बहुत सारी बन गई, लेकिन आयरन डोम बहुत इफेक्टिव मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये मिसाइलों को एक बार में समाप्त कर सकती है। तो मिशन का नाम हमें याद रखना है, मिशन आयरन शील्ड। मिशन या ऑपरेशन आयरन शील्ड क्या था? ईरान की ओर से इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया, उस अटैक को फेल करने के लिए या उसका डिफेंस करने के लिए जो रक्षा प्रणालियों का एक समूह था, उसे हमने कहा ऑपरेशन आयरन शील्ड। ये इजराइल ने चलाया था। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बहुत सारा करंट अफेयर्स इसमें से आपका तैयार हुआ होगा और बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।